कराची। सुबह बखैर, मैं हूँ राफिया अवान। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आप ये सोच रहे होंगे कि आज राफिया अवान कहाँ से आ गई हैं आपके साथ। तो जनाब, आपकी जो एंकर है ज़रा रजा, वो हो गई हैं बीमार, तो आज हमने उनको दे दी एक दिन के लिए छुट्टी। प्रोग्राम का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे ये कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की है बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान खान। इमरान खान बड़ी ही करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। जब से पाकिस्तान में हमने देखा कि क्रिकेट की अगर बात की जाए स्पेशली, तो बहुत ही ज़्यादा फैंस उनके न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली अपनी ब्यूटी, ब्रेन और बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने जो अपनी धाक जमाई है उसकी वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पूरी सिटी की टीम की तरफ से इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर है, हैप्पी बर्थडे कहेंगे और कहेंगे आप जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। इमरान खान की बर्थडे के हवाले से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है बल्कि बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, बल्कि आपको ये बताएं कि बड़े रहम दिल और मेहरबान इंसान और यही वजह शख्सियत भी है जिन्हें फिलंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल भी बनाया जो कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए बनाया गया और मुफ्त इलाज वहाँ पर होता है। इसका शिकार हैं जो लोग और बहुत मफरूकुल हाल है, नहीं अफोर्ड कर सकते वो इतना महंगा ट्रीटमेंट। और कैंसर वैसे भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। न सिर्फ ये बल्कि नमल कॉलेज मियाँ वाली बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है, मैंने बाज़ाब्ता खुद से विजिट भी किया है। इंतहाई हसीन लोकेशन पर बनाया गया है। ढक्की पहाड़ी की तरफ से जब आप गुजरते हैं तो आपके दाएं जानिब नमल झील है और उल्टे हाथ की जानिब नमल कॉलेज है। बहुत ही प्यारा बनाया है। अक्सर लोग पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर एक खूबसूरत सी पिक्चर लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी लगाते हैं उस पर। 2008 में नमल कॉलेज उन्होंने बनाया और अगर बात की जाए पॉलिटिशियन एज ए पॉलिटिशियन की तो 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और अब वो करंट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की। चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर खार कछवाड़। कमिश्नर कराची नवीद शेख तब्दील हो गए हैं। चेयरमैन वजीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम तैनात हो गई है। मोहम्मद इकबाल मोमन को कमिश्नर कराची लगा दिया गया है। शहर कायद में डेंगू वायरस के वार जारी है। मजीद 26 केसेस सामने आ गए हैं। महकमा सेहत सिंह के मुताबिक 3 दिन के दौरान कराची में डेंगू के 76 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और महकमा सेहत काम में गुज़श्ता माह डेंगू से 6 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक की है। फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। वज़ीर तालीम 6 अक्टूबर को कॉलेज ऑनलाइन दाखिला फॉर्म का इफ्तिताह करेंगे। तलबा वैक्सीन न लगवाने पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। जनाब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंध ब्यूरोक्रेसी में क्या उखाड़ पछाड़ जारी है, क्यों इतनी सारी तब्दीलियां की जा रही हैं। जो लोग पहले से मौजूद थे उन ओहदों पर क्या वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे, जो नए लोग आए हैं क्या वो ठीक से ये जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे या नहीं। यही सब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा कि ये सिंध ब्यूरोक्रेसी में इतनी ज्यादा इतनी सारी तब्दीलियां। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए जो उसके अफसरान या ब्यूरोक्रेसी होती है वो बैकबोन होती है। और आपको पता है कि कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे परफॉर्मेंस की अब जबकि वफाक ने एंट्री दी है ग्रीन लाइन के नाम से, तो सिंध हुकूमत को भी इस बात का तदारुक हो गया कि जनाब जो अफसरान होने चाहिए वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। यही वजह है कि वज़ीर आज़म की वज़ीर आला की जो इंस्पेक्शन टीम है उसके जो हेड थे इकबाल मेमन, उन्हें फौरी तौर पर कमिश्नर कराची का चार्ज दिया गया है और कमिश्नर कराची जो थे नवेद शेख उन्हें फिर CMIT यानी कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम का चार्ज दिया। कराची में अब बहुत काम है, एक तरफ विफाक मुतहरिक है, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने भी BRT के नाम से मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए हैं। तो यही वजह है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक एनर्जेटिक लोग, ज़्यादा तेज काम करने वाले, ज़्यादा सही तरीके से काम करने वाले और ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले लोगों को जो है वो चांस दिया जा रहा है। तो सिंध ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीली है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि देखें जो हमारे वज़ीर आला हैं, अगर हम
अगर मैं कहूँ कि चारों सूबे के जो वज़ीर आला हैं जो उसमें सबसे ज़्यादा मुतहरिक है वो मेरे सूबे के वज़ीर आला हैं जनाब मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब जो है वो हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद अफसरान की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं, तो यकीनन इस बार भी उन्होंने जायजा लिया और एक अच्छी तब्दीली जो है वो लाए हैं। तो देखते हैं कि इकबाल मेमन साहब आपके अच्छा, कता कराने की माजरत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुराद अली शाह बहुत ही एक्टिव हमारे सीएम सिंध भी हैं, तो नवीद शेख की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो उन्हें तब्दील किया गया है वज़ीर आला की इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन टीम के ऊपर। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। कमिश्नर कराची भी कोई कम छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। तो कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में नवीद शेख तवक्कुआत पर पूरे उतरेंगे? देखिए, जो इकबाल मेमन साहब थे, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। वो CMIT यानी कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे थे। वज़ीर के करीब रहे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें समझने का मौका मिला कि क्या मिजाज क्या है, किस तरह काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंस का शोबा है वो भी हमारे वज़ीर के पास है। तो एक ऐसे मौके पर जब तब्दीली हुई, शहर में मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, तो उनके साथ ऐसे अफसरान चाहिए कि जिन्हें ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा सही और बेहतर मालूमात हो। तो इसके अंदर इकबाल मेमन साहब का नाम आता है। अगर हम बात करें नवेद शेख साहब की, तो नवेद शेख साहब जो है वो मुतारिक तो थे लेकिन उस तरह दिखाई नहीं दे रहे थे। हालिया बारिशों में ये बात देखने में आई कि हर जगह जो है मुर्तज़ा वहाब भी नजर आए। कमिश्नर कराची जो सिर्फ अहकामात की हद तक उनके साथ साथ नजर आए। जब कमिश्नर निज़ाम और एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जब एक साथ शहर में मूव करेगा, जब एक साथ शहर में जाएगा, तो ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से अवामी खिदमत जो है वो कर सकता है। यही वजह है कि अब उन्हें नवेद शेख साहब को अगर हम कहें कि एक ऐसी प्रॉमिनेंट जगह पर लगाया गया है जहां पर उनको ये मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान हैं, जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के महकमे, उनसे बराह रास्त जो है वो उनका ताल्लुक रहेगा। तो मुस्तकबिल के लिए वो अच्छे ट्रेन हो जाएंगे। इकबाल मेमन साहब जिन्हें नए कमिश्नर बनाया गया है वो इस मामले में ट्रेन हो गए कि अगर कोई मसला है तो कौन से अफसर को कौन सी वो सही जगह होगी जिसको टच करने से ये मसला फौरी तौर पर हल होगा, और किस तरह मुर्तज़ा वहाब चूंकि हमारे यंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, कराची वाली चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते, तो उनके साथ एक ऐसा अफसर चाहिए जिसे मुकम्मल चीज़ों की समझ बूझ हो, वो वज़ीर आला के मिजाज से भी वाकिफ हो, वो फाइनेंस मिनिस्टर के भी मिजाज से वाकिफ हो, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मिजाज को भी समझे। तो ये निज़ाम जब तीनों निज़ाम यानी कि सिंध हुकूमत, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जब मिलकर शहर में मूव करेंगे तो यकीनन लोगों को अच्छी और खुशगवार तब्दीली देखने में आएगी। और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक विफाक ने बनाई है ग्रीन लाइन, अब सिंध हुकूमत चाहती है कि वो ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन को जनवरी में, अगले साल दिसंबर तक, अगले साल अक्टूबर तक इन तमाम BRTs को लेकर आए। तो ऐसे में बहुत बड़ा काम होगा और शहर में बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो उसमें एक ऐसे ही अफसर की जरूरत है। बहुत सारा काम कराची शहर में होने वाला है, चाहे बात सड़कों की जाए या सीवरेज की जाए या नालों की सफाई की जाए या फिर ब्रिजेस की जाए। कौन सा ऐसा काम है जो पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ? और अब इतनी सारे तकर्रे और तबादले हुए हैं, तब्दीलियां हुई हैं, तो अवाम की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। इससे पहले भी ये जो लोग आए हैं और अब उन्हें तब्दील किया गया है, तो इस टेन्योर में कितना काम हुआ है? साथ में ये बता दीजिएगा कि इकबाल मेमन साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ मेंबर रेवेन्यू भी तब्दील हुए हैं, अब्दुल रहीम सुमरो, तो उनसे क्या तवक्कुआत है? अभी देखिए, 2 तब्दीलियां इसमें बहुत अहम है। ये अब्दुल रहीम सुमरो साहब को जो आपने बात की है, ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोठ आबाद स्कीम। कराची में मुख्तलिफ जो कच्ची आबादियां हैं वहां पर गोठ जो है वो वाक़ हैं, उनकी कानूनी पेचीदगियां हैं। ये गोठ वो होते हैं जो सदियों से मुख्तलिफ जो है लोगों की मुख्तलिफ बरादरी के नाम होते हैं, लेकिन अब उन्हें कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। जदीद दौर में जब हम कहें कि कागज सही तरीके से मेंटेन हो रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें बहुत सारी कानून, तो इसके लिए खासतौर पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोठ आबादी स्कीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के लईक अहमद साहब, उन्हें सेक्रेटरी लेबर जो है वो तैनात किया गया है। सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट को भी तब्दील किया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात जो है नए आए हैं अब्दुल रशीद सोलंकी साहब। इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना को भी जो है तब्दील किया गया है। प्लानिंग में डेवलपमेंट भी हसन साहब के हवाले की गई है। तो बहुत सारी तब्दीलियां हैं कि जिनकी कोऑर्डिनेशन से, जिनकी एक साथ काम करने से यकीनन शहर में असर आएगा। दूसरी जगह आपने बात की कि वो
एक बार जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि चूंकि अब पीपल्स पार्टी ने एक मूव लिया और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री की मुर्तजा वहाब के नाम से। मुर्तजा वहाब साहब इसी कराची में रहते हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन थे। पहले उनका इल्जाम ये था कि जनाब कराची से बाहर के लोग अपॉइंट कर देते हैं, उन्हें शहर का पता नहीं होता। तो मुर्तजा वहाब को खासतौर पर अपॉइंट किया गया और लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 माह से जब से वो अपॉइंट हुए हैं काफी ज्यादा मुतहर्रिक हैं, बारिशों में और दूसरे हादसात में, दूसरी चीजों में मुतहर्रिक। तो उन्हें एक मुतहर्रिक अफसर की जरूरत है जो कि सीएम और उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करे, क्योंकि मुझे आपके बैक पर 2-3 जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जा सके। इक़्तिदार में आपसे हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि आवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आवाम, चूंकि आप आवाम में बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं और अवामी मसाइल को बहुत ज्यादा उजागर करते हैं, तो आवाम की एक्सपेक्टेशन पर भी हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है शहर क़ाइल वायरस की वार जारी है। देखिए, अभी तो आवाम कोविड वायरस से भी मुकम्मल तौर पर मैं कहती हूँ कि आज़ाद नहीं हुए थे कि अब एक नया मसला यानी कि डेंगू शुरू हो गया है। डेंगू क्यों फैलता है, क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं हम उस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक मच्छर ने सबको परेशान कर रखा है और इतना शदीद बुखार, और उसको फिर ठीक करने में आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है। बहुत सारे इससे मुल्का चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कराची में डेंगू के वार कितने जारी हैं, कितने केसेस, अगर कल की सिर्फ बात की जाए तो 26 केसेस ऐसे हैं जो कि सामने आए। इक़्तिदार में एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे और जानेंगे कि मेरे ख्याल से अवाम कोविड को लेकर बहुत थक चुके हैं। अब हम मजीद किसी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दे सकते या फिर इतनी तवज्जो नहीं दे सकते, लेकिन अब क्या किया जाए कि जो है डेंगू वायरस जो है वो हम पर हावी हो गया है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंगू फैलता कैसे है। देखिए राफिया, एक बात तो तय हो गई कि जो सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगता है कि वो शहर में पानी की सप्लाई सही नहीं कर रही, तो डेंगू फैलना इस बात का सबूत है कि शहर में पानी आ रहा है, क्योंकि डेंगू वो वाहिद मर्ज है जो साफ पानी के मच्छर से फैलता है। अगर आप गटर के पानी की बात करेंगे तो उससे फैलता है मलेरिया। तो इसका मतलब शहर में साफ पानी की फरावानी है जब भी ये मच्छर पैदा हो रहा है और लोगों को काट भी रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम सारी ये होती है कि जब हम ज़्यादा गर्मी फील करते हैं कि कराची में कुछ मौसम की ऐसी सूरत हाल है कि कभी बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो लोग जो है ना वो शॉर्ट कपड़े पहनने का रुझान ज़्यादा आता है। टी शर्ट पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन के बाहर बैठे रहते हैं। खासतौर पर माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब असर से और जो इशा तक का जो वक्त है वो बहुत ही अहम होता है इस मच्छर की अफजाइश में। कराची के अवाम क्या करें, गर्मी इतनी है, हम कोई मरी में थोड़ी घूम रहे हैं। देखिए, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप पतले लेकिन पूरे कपड़े पहने। ये जो मच्छर है, अच्छा फिर एक बात और भी राफी, आपको पता होगा कि लोगों के पास यहाँ पर जो है ना वो तफरी के मौके शायद कम है, तो बहुत से लोग जो है ना वो अपने घर में एक अच्छी गार्डनिंग कर लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं, उन्हें बार बार पानी देते हैं। अच्छा, ये वही सारी चीजें हैं कि आप पौधे में को आपने पानी दिया और वो साफ पानी उस पौधे में खड़ा रह गया, उससे जो मच्छर पैदा हुआ वो आपके घर कमरे के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपके गार्डन में है। वही जो पानी जो आप नेकी के लिए उस पौधे को दे रहे हैं, लेकिन उसको साफ नहीं करते। जो नीचे हम लोग देखते हैं कि कोई बर्तन रखा होता है तो जो गमले से पानी उस बर्तन में जमा हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी तकलीफ कर ली जाए और उस पानी को वहां से खुश कर दिया जाए, उसको फेंक दिया जाए, तो इस मच्छर की शायद अफजाइश ना हो। अब फिर आप गार्डन में बैठना, जिस तरह आप खुद भी बता रहे हैं कि मौसम बड़ा खतरनाक है, ऐसे में लाइट भी चली जाती है, फिर हाउस भी बढ़ जाता है, फिर कभी बारिश है, कभी बहुत ज्यादा लू की सूरत हाल है, तो लोग यकीनन ऐसी सूरत हाल है। लेकिन फिर भी माहिरीन इसमें ये कहते हैं कि भाई कम से कम थोड़ा सा ये कि अगर कुछ भी नहीं आपको नहीं मिलता तो अपनी बॉडी पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, तो थोड़ा सा एहतियाती तदबीर अपनाए। थोड़ा सा वो जो एक जाली सी होती है, एक जो ऑयल माहिरीन सजेस्ट करते हैं या कोई स्पेसिफिक ऑयल है? देखिए, वैसे तो हम कहें कि बहुत सारी चीजें शहर में आई है जो मच्छर आपको काट नहीं सकता, आपके पास आ नहीं सकता, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप वो खरीद लें। हो सकता है कि वो तो खरीद आपकी ना हो, लेकिन कम से कम हर ऑयल, बेबी ऑयल या सरसों का तेल या दूसरा खोपरे का तेल तो हर घर में मौजूद होता ही है, थोड़ा तो उसको अप्लाई कर लें। और थोड़ा सा ये ना कि घास पे बैठने से, कुछ ऐसे बाहर खुली फिजा में बैठने से थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है। अगर थोड़ा सा हम एहतियात कर लेंगे। अच्छा, तो डेंगू में होता क्या है कि जो शुरू की अलामात है ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो आजकल जो कोविड की सूरत हाल है बिल्कुल उससे मिलती जुलती भी है कि आपको वॉमिट फील होगा, आपको सर दर्द होगा, आपकी थकावट होगी। तो जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब आप टेस्ट करवा लें। अच्छा, कौन जो ना मैंने ऐसे कौन मैं आप हम सब वो जो टेस्ट वाली बात होती है ना, कहते हैं चलो 2 दिन बाद करवा लेंगे, तो 2 दिन बाद जो ना वो आपको फिर लॉस हो जाता है।
2 दिन बाद जो क्योंकि आपके प्लेटलेट बहुत तेजी से कम हो रहे होते हैं, उसमें इम्यून सिस्टम काफी तेजी से कम हो रहा होता है, तो वो खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर लेता है। इस वक्त जिला बस्ती में सबसे ज्यादा है कराची के अंदर, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये केसेस बहुत रिपोर्ट हुए और जिला बस्ती में 3 अफराद की डेथ भी वाक़ई हो चुकी है। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि आप हम यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर कर लेते हैं कि इस मच्छर की वजह गंदगी या कचरा नहीं है, बल्कि ये साफ पानी का मच्छर है और ठहरे हुए पानी पे भी आ सकता है। तो हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी क्या है, कौन कौन से अस्पतालों में इसका इलाज हो रहा है, कितनी तादाद में मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स इस डिसऑर्डर को। देखिए, फिलहाल तो कराची में से भी इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन हाँ सूरत हाल गंभीर ज़रूरत है। दिन ब दिन जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जो थे वो हमने इंतज़ाम किया था जिना हॉस्पिटल में, अब शहीद हॉस्पिटल में और जो है सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड जो है कायम किए गए थे। लेकिन इस टाइम क्योंकि कोविड की सूरत हाल है, कोविड लोगों ने फोकस किया, फिलहाल डेंगू उस तरह फोकस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर एहतियात करने के लिए आपको कहते हैं, अच्छा बात यह कि हम जाते हैं फौरी तौर पर ये चाहते हैं कोई ऐसी मेडिसिन दी जाए कि मैं सुबह खाऊं और शाम को ठीक हो जाऊं। तो डेंगू के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। अक्सर लोगों से मैंने सुना है, अक्सर लोगों में, तब मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व हुआ कि रात के टाइम में बुखार बढ़ जाता है। अब सुबह फजर के टाइम बहुत तेज बुखार होता है, दिन के टाइम आप शायद फील करते हैं अपने आप को, फिर शाम के टाइम में बुखार शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी अलामात है इसकी जिसमें आपको ब्लड टेस्ट करवा के ही इसका, तो पहली बात है कि पूरे ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो डायग्नोस होगा। दूसरी बात ब्लड टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि किसी शख्स को डेंगू है और तशखीस हो गई है, तशखीस होने के बाद उसने अस्पताल से रुजू किया है, एडमिट हो गया, इलाज शुरू हो गया है, तो अब इसके बाद ये प्रोसेस कितना लंबा है, कितने दिनों में एक डेंगू का पेशेंट ठीक हो जाता है, किन किन प्रोसेस से गुजरता है, क्या इसमें बॉडी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम पे कितना फर्क पड़ता है। अच्छा देखिए, हमारे पास एक मजेदार बात है कि हम अस्पताल में दाखिल होते हैं, लेकिन हमारे पास देसी टोटके बहुत ज्यादा है। अब सुना होगा आपने वो पपीते के पत्तों का पानी जो है वो लोगों को पिलाते हैं, इतना कड़वा होता है कि आम बंदा नहीं पी सकता। तो मरीज जब बीमार हो तो उसकी सूरत हाल तो और ख़राब हो जाती है। हाँ, जो डेंगू का जो पेशेंट हैं, हमारे वज़ीर इत्तला सिंध के सईद गनी साहब और साबिक सेनेटर नून लीग के निहाल हाशमी दोनों इस मर्ज में अब से कुछ दिन पहले इन्वॉल्व हुए थे, कुछ दिनों पहले। तो सईद गनी साहब तो 7 दिन में रिकवर हुए और निहाल हाशमी जो है वो 10 दिन में रिकवर हुए। बात है कि प्लेटलेट को आपने डिक्रीज होने से रोकना है। डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर 40 से नीचे अगर आपके आ गए, यानी कि 40,000 से अगर कम आपके प्लेटलेट हो गए, तो आपको फिर वो ट्रांसफ्यूज के अमल से गुजरना पड़ेगा। अगर उससे पहले ही आप अपना डायग्नोस करवा लें, कुछ क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं दी जाती, सिर्फ एक पैराडोल इसका इलाज है कि पैराडोल खा लें, आपको बुखार ना हो। और दूसरा क्योंकि ये बीमारी ऐसी कि इसमें खाने पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता, और फिर आपको पता है हमारे मुख्तलिफ जो देसी टोके से मैं आपको बताता पपीते के पत्तों का पानी वो बहुत कड़वा होता है, उसके पीने बाद, लेकिन फिर भी डॉक्टर इसमें भी सिर्फ इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। 7 दिन के बाद हम जब परेशान होते हैं खुदार अंदर, तो कोई भी हाल की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो बात देसी टोटकों की हो, नीम के पत्ते हों या फिर पपीते का पानी हो। आवाम को ये लगता है कि ऑर्गेनिक चीज़ों से भी मसाइल हल होते हैं, और यकीनन होते भी हैं। हर चीज़ के अंदर खुदा ताला ने जो है किसी चीज़ का तोड़ रखा है। और लेकिन तशखीस के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि अस्पताल को रुजू किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए, अपने लिए प्रॉपर एक प्लान लिया जाए, एडमिट हुआ जाए और इलाज करवाया जाए। इक़्तिदार अनवर, आप जैसे कि हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले भी कि आप आवाम में बड़े मुतहरिक रहते हैं, बातचीत चालू रहती है, आपके पास फीडबैक आवाम का आता रहता है, तो क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जिस तरह हम नोट कर रहे हैं कि गुजरते दिनों के साथ बतदरीज केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के, क्या उस हिसाब से इंतजाम भी कर रही है सिंध हुकूमत? देखिए, अभी जो है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है आवाम के अंदर भी और हुक्मरानों के अंदर भी। एक आपको पता है, एक कोविड की एक किस्म है डेल्टा। कराची में डेल्टा बहुत हद तक फैला और बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए लोग मुतहरिक हैं। अभी ऐसा हुआ है कि वो लोग कोविड के असर से निकल ही नहीं पाए थे। अच्छा, पहला शक आप जिस डॉक्टर के पास जाएं तो पहले सबसे तो आपको सजेस्ट करता है डॉक्टर हज़रात भी कि आप कोविड का टेस्ट करवा लें। अच्छा, कोविड की रिपोर्ट आती है 48 घंटे में, तो कम से कम आजकल जो रैपिड हुआ है तो वो 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आपको देते हैं। तो उसके बाद जो है दूसरी डायग्नोसिस शुरू होती है, जब आप डेंगू का टेस्ट करवा लें। अच्छा, डेंगू भी राफी आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर आपको लिख के देता है CBC और मलेरिया पैरासाइट। अगर वो दोनों डायग्नोस ना हो तो फिर तीसरी चीज़ होती है डेंगू। या तो आपको मलेरिया होगा, उसमें सर्दी की उसकी अलामत कुछ अलग हैं और डेंगू की अलामत कुछ अलग हैं। अच्छा, आवाम में चूंकि आपको पता है एक महंगाई का दौर है,
ज़्यादा जाहिर सी बात है मेडिकल का इलाज को इतना आसान नहीं है, पैसे खर्च होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि यार कम खर्च वाला मशीन वाली बात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, आवाम की अब कहना यह है कि अच्छा इकबाल, हम ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कैपेसिटी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसका इलाज कितना सीरियसली किया जा रहा है? देखिए, जिन्ना हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होता है, बस इसी जैसे अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज होता है, टेस्ट की सहूलत मौजूद है, लेकिन फिर वही बात कि हम जब पहले बीमार होते हैं तो सबसे पहले मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं। अक्सर केसेस जो बिगड़े हुए हमने देखे, तो मोहल्ले केसेस से बिगड़े हुए देखे, तो अगर आपको 3 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा है, उल्टी की सूरत हाल है, सर दर्द है, सर चकरा रहा है, कमजोरी फील हो रही है, तो फौरन बड़े सरकारी अस्पताल से रब्ता कायम करें। उस मोहल्ले की क्लिनिक पे इतना इत्तेफा ना करें कि जो 3 दिन में आपको ठीक नहीं कर पाए, और खुदारा फौरन भी बीमारी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों सूरतों में आपको, चाहे आप कोविड में हो, चाहे आप मलेरिया में हो, चाहे आप डेंगू में हो, एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल करना है वो आपको खौफनाक नताइज में मुब्तला कर सकता है। और हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है। आप मेडिकल स्टोर पे गए कि यार मुझे बुखार हो रहा है, एक गोली दे दो, और वो गोली आपने खा ली, पता नहीं वो गोली क्या करेगी। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा जान। तो अखबार अंदर आपके इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, वे की तरफ भी हमें जाना है। तो अहलियाने कराची गौर से ये बात सुन, आपने अपने जिस्म को ढक के रखना है, कपड़े पूरे पहनने, साथ में अगर आपको मच्छर काट लेता है या कुछ भी ऐसी बात है तो ऑयल लगा कर रखें हाथों पे। साथ में आप कोशिश करें कि आप खुला पानी कहीं पे ना रखिए, सादे और खुले स्टेगनेंट वाटर के ऊपर भी मच्छर आता है। साथ में अगर आपको 3 दिन तक बुखार नहीं उतरता है तो फौरन इसका प्रॉपर टेस्ट कराएं। अगर मलेरिया पैरासाइट नहीं है तो फिर ये तशखीस जा रही है डेफिनेटली डेंगू की तरफ है। जब डेंगू होगा तो यू हैव सो मेनी हॉस्पिटल्स इन कराची। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो JPMC है, सिविल हॉस्पिटल कराची है, अदरवाइज जो है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और बहुत सारे दीगर अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बहुत अच्छी कैपेसिटी में इलाज किया जा रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी हम तो कोविड से नहीं फ्री हुए थे कि एक नया मसला डेंगू ने हमें आ घेरा है, वैसे भी कराची को बहुत सारे मसाइल ने घेरा हुआ है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इसमें न सिर्फ इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, तो अगर कोई टोटके ऐसे हैं जो आप पर कारगर साबित हो जाते हैं तो उन्हें भी आजमा कर देख लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक टोटकों से एक बात तो यकीनी है, अगर फायदा नहीं होता तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इक़्तिदार अंवर हमारे साथ अब स्टूडियोज में ही मौजूद हैं, और कराची में 26 नए केसेस सामने आए हैं डेंगू वायरस के। तो अपना रखिए ख्याल, और अगर ऐसी किसी भी किस्म की अलामात में आप अपने आप को पाते हैं तो फौरन जाके अपना टेस्ट कराएं। नीम हकीम खतरा जान मत बनिए, और आपके जो मोहल्ले वाले डॉक्टर्स हैं उनसे भी, अगर MBBS कोई डॉक्टर है तो आप उनसे भी परस्यू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ब्लड टेस्ट कराया जाए और फौरी तौर पर तशखीस की तरफ जाया जाए। हम वापस आएंगे सिटी एट 10 पे, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। कुछ स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। अब तो देखिए कि बहुत ज़्यादा इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोकस भी कर रही है, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे ट्रैवलिंग करनी है आपने, हर जगह पर आपका कोविड कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई। साइनोविक है, साइनोफार्म है, फाइजर्स की हैं, बहुत सारी कोविड वैक्सीन वक्त के साथ साथ आती रही हैं। अब आपने ये करना है कि कोरोना की वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है और अपना कार्ड भी बनवा लेना। उससे फायदा आपको ये होगा कि अगर आपने मैट्रिक कर लिया है और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो बहुत ही लाजमी है। अदरवाइज ये होगा कि वजीर तालीम ने यह फैसला किया है कि 6 अक्टूबर को जो ऑनलाइन कॉलेजेस के दाखिले होने वाले हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो उनको फॉर्म फिल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो भाई आपका साल भी जाया हो सकता है। तो लिहाजा वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई है बहुत सीरियसली लें इस मैटर को और फटाफट जाकर अपनी कोविड वैक्सीनेशन कराएं, ताकि आपका तालीमी साल और उसका हर्ज ना हो और आप इसी तरह कामयाबियां समेटते रहे। इक़्तिदार अंवर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ेंगे। इक़्तिदार कहिएगा स्टूडेंट्स कितने ले रहे हैं इस कोविड वैक्सीनेशन को? हाँ राफिया, मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीन करवाना तो अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमने वैक्सीन के जरिए ही शायद कोविड पर काबू पाया है। और सिंध वाहिद सूबा है कि जहाँ पर तकरीबन 45% अफराद ने जो है ये वैक्सीन लगवा ली है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस फैसले से इख्तलाफ करूँगा कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी का फैसला है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे मैट्रिक या इसके आसपास होते हैं उनकी उम्र 14 से 16 साल होती है। ऐसे में उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बे फॉर्म नहीं बना हुआ होता, तो उसमें ये थोड़ी सी मुश्किलात लोगों को पेश आएगी जब आप एकदम ऐलान कर दें कि जनाब ये जो फॉर्म डाउनलोड हो रहा है ये उसके बगैर फिल नहीं किया जा सकता। तो वही सूरत हाल होगी जो पहले सिम बंद होने पर सूरत हाल हो गई थी कि एक साथ जो है ना वो लाखों अफराद एक्सपो सेंटर पहुंच गए और वहाँ पे लाइनें लग गई, और फिर आपने कहा कि जी हमारे पास पहली डोज नहीं है, वो वफाक से नहीं आई, सिम ने कहा जी वो उन्होंने भेजी नहीं, कल इसी सेकंड डोज वालों को लगेंगे। तो ऐसे मसाइल पैदा ना करें कि जिससे जो आपको एक अच्छा काम है। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हम स्पेसिफिकली बात करें, कोई सॉल्यूशन तो इस बात का निकाला होगा ना। अगर ये बात हमें पता है तो गवर्नमेंट को तो लाजमी पता होगी कि स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी उम्र कम है, वो टीन एज बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो 16-15 साल की उम्र के बच्चे होंगे। शनाख्ती कार्ड अगर नहीं बना तो कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैट्रिक का या 9th क्लास की कोई मार्कशीट परफॉर्मा किसी बुनियाद पर तो उनकी कोविड वैक्सीनेशन हो रही होगी। देखिए जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी बात पे सिंध की अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, बात कर रही है कि ऐसा पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो सिंध ने एक स्टेप आगे क्यों बढ़ा के ऐसा काम किया। तो बात सारी ये है कि बहुत सारे काम आप ऐसे जल्दबाजी में कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं। हाँ ये तो बात ठीक है कि जब टाइम ऑफ एडमिशन जब आप जाएं, जब आपका एडमिशन हो जाए तो क्लासेस लेने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इस मैंने आपको बताया ना कि कराची सब में, चले मैं एक शहर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे तो लोग कर लेंगे, लेकिन क्या जो सिंध के दूसरे शहर हैं, जो गांव देहात हैं, क्या वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल है? क्या वहाँ पे इतने ज़्यादा सेंटर अवेलेबल हैं कि लोगों को वैक्सीन कर सकें? तो फिर एक ऐसी बात है, एक आपका जो अच्छा काम है वो बुरे काम में तब्दील। हम ये नहीं कहते कि वैक्सीन गलत है, आप सानोफार्म लगाएं, सानोवैक लगाएं, कैंसर लगाएं, फाइजर लगाएं, मॉडर्ना लगाएं, कुछ भी लगाएं, लगा लें, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह के जब अभी हमारी आपकी बात हो रही है तो ये 16 अक्टूबर से ये दाखिले जो है वो शुरू होने, तो अभी बज़ाहिर 10 दिन रह गए, तो उसके अंदर जो बिल्कुल भागम भाग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हाँ आप ये कह देंगे यार वैक्सीन लगवाएं जब आप क्लासेस ज्वाइन करें अपनी, तो वहाँ पे उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस तरह आजकल हमें कहा जा रहा है, हम किसी बड़े होटल में जाते हैं, गेट पर रोक लिया जाता है कि आप वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं, हम किसी बैंक में जाते हैं वहां कह दिया जाता है कि वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें, किसी और बड़े। अच्छा इक़्तिदार, आपको नहीं लगता कि अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर वैक्सीनेशन करवाई जाएगी कोविड की, तो चेक इन बैलेंस रखना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल होंगे। अगर फिजिकल क्लासेस हो रही हैं तो कॉलेजेस जाना शुरू कर देंगे, या फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो ये जो चेक इन बैलेंस, स्पेशली जब हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ में आप जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से तो 12 साल की उम्र तक के बच्चों के बाद वो लगा सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन, तो ये तो 16 साल के बच्चे हैं या 15 साल के, तो यहाँ पे क्यों, अगर आपको ये कैपेसिटी का इशू लग रहा है कि बड़ी तादाद में हम कवर नहीं कर सकते? जी देखिए सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। देखिए अगर आपको अब आप अपने अतराफ में देखें तो वैक्सीनेशन की मुहिम वैसे नहीं रही जैसे पिछले 1 महीने पहले थी। लोग बहुत मुतहर्रिक थे, सही थे, बहुत सारे ऐसे सेंटर जहाँ पे वैक्सीन लग रहे थे उन्हें अब बंद किया गया है, बहुत सारा महदूद सेंटर कर दिए गए। एक मौका था जब गली गली मोहल्ले वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था। अब वैसे सूरत हाल नहीं है, अब मखसूस मकामात दोबारा हो गए। ऐसे में आप एक ऐलान करेंगे ना, तो मैं क्या कहता हूँ कि जब आवाम का प्रेशर आ जाएगा ना, या तो ये फाइजर वैक्सीन कोई सूबा खरीद सकता हो, तो फिर इक़्तिदार ये बात तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं उनके फायदे में चली जाएगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग अब कम आ रहे हैं, लोड सेंटर्स पे कम पड़ रहा है, तो फिर तलबा और तालिबात तो मेरे ख्याल से बासानी, चाहे वो एक्सपो सेंटर हो या दीगर सेंटर्स हैं। मैंने खुद एक्सपो सेंटर कई बार विजिट किया अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, तो वो तो बिल्कुल खाली खाली होता है, बहुत दूर दूर चेयर्स पे लोग बैठे हुए होते हैं और बहुत अपनी उनको बारी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, 5 मिनट में या 7 मिनट में बारी आ जाती है। तो आपका ये पॉइंट लेकर मैं आगे बढ़ूंगी कि अब रश कम हो गया है लोगों का कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स में, तो फिर इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए फर्स्ट एड? देखिए मामला सारा ये है, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत सारी रूमर्स ऐसी फैल जाती हैं कि जिसमें वालिदैन परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। खाने वाले की एक वीडियो घूम रही है बहुत ही खौफनाक कि जनाब एक वाकया पेश आ गया। अब उसकी तरदीद सरकारी सतह पर होती नहीं है, तो वो तरदीद होती नहीं है। अच्छा कोई भी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो उनको भी समझाना पहली बात ये, हालांकि वो अपने खुद वैक्सीन उनका हो चुका है, हमने स्कूल में सर्टिफिकेट सारे जमा करवाए कि जनाब हम वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया। अब 12 साल वाली बात आ गई है, 12 साल वाली बात में बच्चों को स्कूल में लगाने की बात हो रही है, वालिदैन से परमिशन मांगी जा रही है। भाई 12 साल की बात पूरी हुई नहीं थी कि आपने कहा जी फर्स्ट में जब दाखिल लेंगे तो उसके लिए वैक्सीन लाजमी। हाँ चीज़ें होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अगर आप किसी पे बहुत सारी चीज़ें थोप देंगे तो बड़ा मसाइल होगा। आपको मैं बताऊं कि इस बात पे भी एतराज़ है कि ये ऑनलाइन फॉर्म क्यों है।
शायद वैसी सहूलियात शहरों के अलावा देहातों में, गाँव में ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है कि उनका इतनी फैसिलिटी हो कि वो जाके ऑनलाइन फॉर्म भरें। अभी इस बात पे इतना था कि आपने एक नई बात शुरू की है, ठीक है आप कर सकते हो। जिसमें मैं बता रहा हूँ कि सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियार नहीं है कि वो अपनी वैक्सीन खरीद सकें। ऐसे में 10 से 12 लाख स्टूडेंट अगर आ जाएं लगाने के लिए तो कितने मसाइल पैदा होंगे। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर रश नहीं है। अगर आप लगाने की नीयत से जाएं तो 5 से 7 मिनट में फारिग हो सकते हैं। और ये बहुत सारी इक़्तिदार आपकी सारी बातों से मैंने तो ये ड्राफ्ट किया कि यू सीम्स नॉट हैप्पी विद दिस कोविड वैक्सीनेशन, और स्टूडेंट्स के लिए आप कह रहे हैं कि भाई ये ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये फैसला है, तो हमने इसका सॉल्यूशन ये निकालना है कि तमाम स्टूडेंट्स अपनी भी करवाएं। क्योंकि एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी कि मोबाइल वैक्सीनेशन की भी सहूलत मैसर है। इस वजह से भी जो सेंटर्स हैं उन पर रश कम हो गया है। अब स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में अपना साल ज़ाया किए बगैर, तो वैक्सीनेशन तो करवानी लाजमी होगी। अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और वो है ये कि सरकारी स्कूलों का जी एक बात में इसमें ऐड करना चाहूँगा। प्रॉब्लम सारा ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ड्राइव थ्रू के ऊपर अपनी वैक्सीन लगाई थी, उनकी एंट्रीज का इशू है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जो लोगों को वैक्सीन लगवाई उनकी एंट्री अभी तक नादरा के रिकॉर्ड में नहीं आई। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ड्राइव थ्रू के तहत जगहों पर लगाया। अच्छा, नादरा कहता है कि हमारी एक कैपेसिटी है एंट्री करने की, तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपकी एंट्री होगी, जैसे आपने आज लगाई है तो वो एंट्री 15 दिन बाद शो होगी। तो ऐसे में भी मसाइल सामने हैं। तो कोऑर्डिनेशन को पहले देखना पड़ेगा कि वो जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन का नंबर चाहिए होगा पहली वैक्सीन के बाद। जब तक वो नंबर नहीं आएगा आप उस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। हमने कल भी वज़ीर तालीम से इस बारे में बात की थी कि इस शर्त को थोड़ा सा नरम कीजिए। इस शर्त को या तो एंट्री हाथ के हाथ का कराइए। अगर आप एक्सपो सेंटर के अलावा कहीं से भी लगाते हैं वैक्सीन तो ये एंट्री का मसला आपके साथ हमेशा दरपेश है, क्योंकि एक्सपो सेंटर का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो डायरेक्ट नादरा से मिला हुआ है। वरना तो आपको मालूम है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा एंट्री हो चुकी है, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतजामी मसाइल हैं और चीज़ों को एफिशिएंट करने के लिए इक़्तिदार हमें और बहुत सारे हल हैं जो कि जिनकी तरफ जाना पड़ेगा। वक्त बहुत कम है इक़्तिदार, और आपसे एक और लीड स्टोरी के ऊपर भी बात करनी है, और वो ये है कि हमने अब बात इस पर करनी है सर्वे रिपोर्ट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस हवाले से बताइएगा, सिंध के स्कूलों के ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है जिसने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें से कुछ इनरोल्ड हैं, कुछ पे ज़रूरियात का और चीज़ों का सहूलियात का फुकदान है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं। तो आप तक क्या रिपोर्ट पहुंची है इस रिपोर्ट में कि कहाँ स्टैंड करते हैं सिंध के स्कूल? देखिए, बात सारा ये है कि पूरे अगर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की बात की जाए ना, तो हम उसमें अगर सिंध को कहीं स्टैंड करें तो हम ये बात आपको कहते हैं कि देखें शहरों की सहूलियात बिल्कुल मुख्तलिफ है, गाँव देहातों की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, बात सारी ये है कि जिस सरकार की भी वफाक में हुकूमत होती है वो कहता है यार जिस सूबे में मेरी हुकूमत है वहाँ सबसे अच्छा काम हो रहा है, बाकी उसके अलावा कहीं काम नहीं हो रहा। सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि पिछले 2 साल की अगर आप सर्वे की बात करें तो कोविड की सूरत हाल में तो स्कूलों का जो किरदार है वो बिल्कुल शायद ख़त्म होकर रह गया है। हम वालिदैन या हम जब छोटे थे तो हम स्कूल जाके एक मज़ा फील करते थे। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 2 साल में आपने बच्चों को इतना ऑनलाइन कर दिया है कि वो शायद स्कूल जाते हैं, जाके अभी सही तरह होते नहीं है, फिर कोविड की सूरत हाल हो जाती है, फिर बंद करने पड़ते हैं स्कूल। तो ऐसे में एक सर्वे रिपोर्ट आना मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी थी। अच्छा, फिर तो बात सारी ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, उसमें आप कोई भी चीज़ निकाल के सारी चीज़ों को पीछे रख के अगर इसके ऊपर चल पड़ेंगे कि जनाब वो बहुत सारे स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, बहुत सारे स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। अच्छा, फर्नीचर खरीदो तो नई चीज आ जाती है, जहाँ पे 30,000 रुपए का आपने टेबल क्यों खरीद लिया। बहुत सारे स्कूल भी हैं। अच्छा इक़्तिदार, हम इस पर भी बात करेंगे कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट दिखाई जाती है, सर्वे रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे अभाम भी है और कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं भी आई, जिसमें एक बात ये भी थी कि 12% स्कूल ऐसे हैं जिन्हें खस्ता हाल कहा गया। मैंने बज़ाते खुद अंदरूनी सिंध बहुत ज़्यादा विजिट भी किया, इंटीरियर के स्कूल्स भी, बहुत सारे तो ऐसे स्कूल हैं जो कि बंद हैं, जहाँ पर भेड़ें बकरियां वगैरह बंधी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जिन्हें घोस्ट स्कूल बुलाया जाता है तकिया कलाम के तौर पर, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे फर्नीचर वगैरह तो दूर की बात, टीचर्स नहीं पहुँचते, टीचर्स घरों पर होते हैं, उन्हें तनख्वाहें मिल जाती हैं। तो अथेंटिसिटी के ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट की अथेंटिसिटी के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ना इसके लिए एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हमारे पास जो भी हुकूमत आती है, किसी भी किस्म की हुकूमत हो,
चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो पॉलिटिकल हुकूमत हो, उनका एक काम होता है कि यार मैं ना अपने इलाके में एक स्कूल बना दूं। केमाड़ी के इलाके में एक स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल मसान रोड। हैरानकुन तौर पर उस एक स्कूल के अंदर 12 बिल्डिंगें बनी हुई और वो 12 बिल्डिंगें अलग अलग नाम से हैं। एक बिल्डिंग जो है वो 5वीं तक है, दूसरी बिल्डिंग जो है वो 5वीं से 9वीं तक है, तीसरी बिल्डिंग जो है वो फिर गर्ल्स स्कूल है, फिर एक गर्ल्स स्कूल है, फिर एक उसके अंदर टेक्निक। बात है जो भी वहाँ का नुमाइंदा आया उसने कहा जनाब जो पुराना सिस्टम बना ये तो मेरी तख्ती नहीं है, मैं तो नई बिल्डिंग बनवाऊंगा। अच्छा आप नई बिल्डिंग बनवा लेते हैं अपने MNA MPA फंड से, लेकिन उसे हुकूमतों से मुंसलिक नहीं करते, यानी कि उसका हम कहते हैं कि PC1 बनाना है, जो उसकी एक रिपोर्ट होती है कि यार मुझे इतने टीचरों की ज़रूरत है, इतने फर्नीचर की ज़रूरत है, वो मुंसलिक नहीं करते। अच्छा आप उतर गए, दूसरा बंदा आया उसने, तो वो केमाड़ी के इलाके में जो एक स्कूल के अंदर 12 बिल्डिंग है वो तमाम की तमाम मैट्रिक तक महदूद है। मतलब होना तो ये चाहिए था ना कि अगर एक ने 5वीं तक स्कूल बनाया तो दूसरा MNA या MP अपने फंड से बना रहा था तो वो 6 to 10 बना लेता, और जो तीसरा आता वो उसको कॉलेज में तब्दील कर देता। चले मेल फीमेल का मसला अलग है कि मेल की बिल्डिंग अलग है, फीमेल की अलग है। तो पाकिस्तान में जो सबसे आसान काम है ना वो अपने वोटर्स को सहूलत देने के नाम पर वो है कि जनाब मैं एक स्कूल बना दूंगा, एक कॉलेज बना दूंगा। हर बंदा जो है वो अपने अच्छा इस किस्म में क्या सूरत हाल में क्या होता है कि एक स्कूल है, अब जब बिल्डिंग बन गई तो वहां पर आपको पता है कि टीचर भी अपॉइंट होंगे। जब टीचर अपॉइंट होंगे तो आप खुद भी जानती हैं कि इस टाइम मेरे ख्याल है 90% लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि जनाब मैं प्राइवेट स्कूल में एक अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में भेज दूं। अच्छा आप तो बच्चे को भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन जो बिल्डिंग बनी है उसका जो तखमीना लगा है, यानी कि उस केमाड़ी के लगे कराची में जो 12 बिल्डिंग है उसके अंदर 200 टीचर्स हैं और बच्चे कितने आते हैं 20। तो प्रॉब्लम सारा ये कि वो अपनी जगह ठीक है, अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक हुई, लेकिन जब बच्चे ना आए उसके लिए काम नहीं हुआ। अच्छा कोई MNA MP किसी भी पार्टी का हो वो इस बात के ऊपर तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को ओन करने के लिए तैयार नहीं कि यार इसी पुरानी बिल्डिंग में चाहे तख्ती किसी की भी लगी हुई है, मैं इस बात के ऊपर लोगों को एंगेज करूं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। हाँ हमारे जो वज़ीर तालीम है, प्यारी बात की आपने खुदार अनवर, अना का मसला नहीं बनाया चाहिए कि तख्ती किसी और की लगी है तो मैं काम क्यों करूं, ये प्रोजेक्ट गुज़िश्ता हुकूमत का था तो मैं इसे आगे लेकर कैसे बढ़ूं। दिल बड़ा कीजिए, अगर आपका काम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हुकूमत करनी है तो ये तख्तियां वगैरह बहुत पीछे रह जाती हैं और ये बहुत छोटी बातें रह जाती हैं। इक़्तिदार बहुत क्विकली हमने ब्रेक पे भी जाना, एक बात जो मैंने आपसे लाजमी पूछनी थी वो ये है कि 41,000 अगर स्कूल हैं तो उसमें से रजिस्टर्ड स्कूल बहुत ज़्यादा कम है, जो कि कुछ 3,000 समथिंग है, तो ये स्कूल रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जब स्कूल्स में नहीं पहुंचता तो वो होता कहाँ है? क्या वो कोई और नौकरी कर रहे होते हैं? देखिए बैड लक यही है जिससे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो रजिस्टर्ड कैसे हो। जब आपने एक कैंपस के अंदर 12 बिल्डिंगें बना दी तो रजिस्टर्ड तो एक ही कैंपस होगा ना जो पहली बार बन गया था, उसी के तवस्सुस से वो फॉर्म सारे जा रहे होते हैं। अब 41,000 बिल्डिंग्स तो मौजूद हैं लेकिन उनमें फाल कितनी है? 3,000। अच्छा बात यह कि आपका जो ऑर्डिनरी जिम्मेदारी होती है सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो आपके मेंबर कौमी असम्बली की, उसके बाद मेंबर सूबाई असम्बली की, फिर जो हम ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं क्या नाजमीन हो, काउंसलर हो, चीज़ें हो, तालीमी कमेटी हो, वो सब चीज़ों को सर्वे करे, देखे कि किस तरह होना है। तो ये वो सारे मसाले जो जन्म लेते हैं। अच्छा फिर बात यह है कि सियासी तौर पर नवाजने के 2 ही तरीके हैं, आप नौकरी दे दें, स्कूल की बिल्डिंग बना दें और एक अस्पताल बना दें, तो बस समझें कि अगला इलेक्शन आपने ही जीतना है। तो इस के तहत जब काम होता है तो देखें अब बात ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत पैमान है, मैंने हैसल कौम, मैंने हैसल शहरी, मेरी भी तो जिम्मेदारी ना कि अगर मैं सरकारी नौकरी ले चुका हूँ कम से कम जाना तो मुझे चाहिए ना। नहीं, हम खुद करप्शन का एक रास्ता शुरू करते हैं पहले खुद, फिर बाद में जब हमारे गले पड़ता तो हम कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं खुदार अनवर कि मनहसल कौम हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकारी ओहदे पर फाइज हैं, चाहे आप टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम स्कूल जाएं और जो हमारी जॉब है हम उससे फंक्शन करने की कोशिश भी है। साथ में ये भी है कि हुकूमत की तरफ देख रहे हैं तमाम अवाम, स्पेशली वो लोग जो मफूकुल हाल हैं, जो स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं भेज सकते, उनके पास सिर्फ ऑप्शन गवर्नमेंट स्कूल्स का ही है, तो उनके लिए खुदारा कुछ कीजिए। खुदार अनवर आप हमारे साथ रहे, बहुत सारी शहर की खबरें हमने आपसे डिस्कस की, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो जुड़े रहिए सिटी एट 10 के साथ।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और शहर की ढेर सारी खबरों के साथ मैं हूँ राफिया अवान। हम बात करेंगे कुछ मौसम की क्या सूरत हाल है शहर कराची में, कितना पारा हाई है सूरज का, कितनी गर्मी है, शहरी कितने परेशान हैं, हब्स है या फिर बारिश के कोई इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से भी कोई पेशगोई की गई है या नहीं, यही सब जानेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं रबिया खान। रबिया खान, सुबह बखैर। आप ये बताइएगा कि कराची का मौसम क्या है और आने वाले 2-4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा? सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज रात की अगर बात करें तो रात में जो है वो मौसम ज़्यादा खुशगवार होता है, क्योंकि जो समुद्री हवाएं जो हैं वो तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद जो है वो मौसम खासा जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा भी हो जाता है। और दर्जा हरारत अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का कराची में कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता हल्के बादल और कहीं कहीं गहरे बादलों का राज है। समुद्री हवाएं भी चल रही हैं, तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। जो पिछले अरसे में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो उससे मौसम खासा बेहतर हुआ है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता आइंदा हफ्ता 10 दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी ठीक है, कराची की ठंडी शामें और समुद्री हवाओं की क्या ही बात है, लेकिन जब बात होती है गर्मी की तो बहुत लंबे अरसे तक स्पेल गर्मी का जारी रहता है। जैसा कि आप रबिया बता ही रही हैं कि अभी तक तो बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। वेदर की रहते आपसे हम रबिया खान, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और मौसम के बाद हम बात करेंगे कुछ महंगाई के। महंगाई से आवाम बेहद परेशान है। गरीब आवाम कहाँ जाए और क्या खाए? हर चीज़ महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं। अगर हम गोश्त की बात करें तो मछली, मटन, बीफ ये तो कोई ख्वाब जैसी बात लगते हैं। अब मुर्गी को भी पर लग गए हैं। मुर्गी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आवाम की तो पहुंच से दूर ही हो गई है। 340 किलोग्राम पर केजी मिल रही है और अगर हम जिंदा मुर्गी की बात करें तो 240 रुपए की वो मिल रही है। इतनी महंगी, इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सलमान मुनीर साहब ने। आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ के। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सलमान मुनीर साहब, आप बता दीजिएगा ये इतना ज़्यादा मनमाना इजाफा, 2-4 रुपए की बात होती है तो आवाम शायद बेयर कर भी लेते हैं, लेकिन 40 रुपए का इजाफा इज़न्ट इनह्यूमन? महंगाई की हम बात कर रहे हैं, गरीब आवाम के ऊपर एक और बम गिर गया है और वो बम जो है वो गिरा है मुर्गी की सूरत में। मुर्गी बहुत महंगी हो गई है। सलमान मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जाने बढ़ेंगे। सलमान मुनीर साहब, मैं आपसे ये कह रही थी कि 1-2 रुपए का अगर इजाफा हो तो वो भी आवाम पर बहुत बोझ डालता है। ये 40 रुपए का इजाफा इज़न्ट टू मच? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का और हमें एसोसिएशन को अपना मौका पेश करने का। देखिए, जो मुर्गी की प्राइसेस हैं, ये पिछले अगर आप 2 साल का भी रिकॉर्ड देखें और उससे पहले का भी, मुर्गी की प्राइसेस जो हैं वो कोई एक एसोसिएशन या कोई इदारा या कोई आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है और ये ना इस तरह से कंट्रोल होती हैं। ये सारी सप्लाई एंड डिमांड का सारा चक्कर होता है और जैसे जैसे उसी हिसाब से प्राइसेस चेंज होती हैं। प्राइसेस आपको पता है इस साल के शुरू में बहुत ज्यादा हाई हो गई थी ईद और ईद से पहले के दरमियान के जमाने में। उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी जब सब लॉकडाउन लग गए थे और सारी तकरीबात और रेस्टोरेंट सब बंद हो गए तो प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई थी। अब क्योंकि थोड़ा सा जो है वापस चीजें खुलना शुरू हुई हैं तो सप्लाई एंड डिमांड की पोजीशन चेंज होना शुरू हुई है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ओवर द इयर्स हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होती जा रही है। उसकी वजह जो है वो सबसे पहले महंगाई है। महंगाई सिर्फ आवाम को नहीं, जो भी कारोबार करने वाले हैं उनको भी अफेक्ट करती है। हमारे पास जो है वो प्राइसेस, जो हमारे इनपुट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और बढ़ती जा रही है हर महीने और आने वाले तमाम वक्तों में भी हम यही देख रहे हैं। अगर हम हालिया दिनों की बात करें तो प्राइसेस के अंदर जो है, जो सोयाबीन हमारा एक मेन इनपुट है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज टैक्सेस चेंज किए हैं और हालिया बिल्कुल पिछले चंद दिनों में आप लोग को मालूम होगा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर 100% जो है वो एलसी मार्जिन का भी चार्जेस लगा दिए हैं। तो इन सब चीजों से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। फार्मर के इनपुट मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से लगातार फार्मर को नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से फार्म्स
जो है हम लोग के मोहतात अंदाजे के मुताबिक 35% के करीब फार्म जो है वो बंद हो चुके हैं। जब फार्म बंद हो गए हैं तो जाहिर बात है सप्लाई एंड डिमांड का गैप आएगा और मुर्गी की अवेलेबिलिटी में जो है वो शॉर्टेज होगी। जी। अच्छा सलमान मुनीर साहब, आपने तो ना सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये सप्लाई और डिमांड का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और कहते हैं। अगर आप आम आवाम के पास जाएं, अगर आप दुकानदारों के पास जाएं, उनसे बात करें, बजाते खुद अगर ख़रीदो फरोख्त में मुलव्वस हों तो ये लगता है कि वो ये कहते हैं कि जनाब पीछे से महंगी आ रही है, या रेट लिस्ट ऐसी है, या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है। तो जब अगर कोई बीमारी आ जाती है मुर्गी के अंदर तो कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन सेहतमंद मुर्गी खाने की जब बात आती है तो कीमतों में इतना मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। कोई सॉल्यूशन तो उसका होगा, किसी की तो ये जिम्मेदारी बनती है, कौन ओन करेगा इसे? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, सप्लाई एंड डिमांड है। आपने बीच में बीमारी की बात की। मुर्गी की प्राइस जो है वो कोई भी आदमी या कोई भी इदारा कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर ये कहना कि जी मुर्गी अगर बीमारी आ गई है तो मुर्गी सस्ती करके बेच दें, ये मुमकिन नहीं है। मुर्गी तमाम जो मार्केट में अवेलेबल है वो सेहतमंद मुर्गी ही मार्केट में आती है। और जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर डिमांड होगी तो और मुर्गी की शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, और इसी तरह नीचे भी होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस साल के अंदर आप देख सकती हैं कि इस साल के शुरू में प्राइसेस ज्यादा थी और उसके बाद प्राइसेस 100 रुपए तक पे आ गई थी। उसकी वाक्य, अगर फार्मर चाहे तो क्यों 100 रुपए की बेचेगा, वो 200 की क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि उसके कंट्रोल में ही नहीं है प्राइसेस लाना। जैसे और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे सब्जियां हैं, टमाटर, ये वो और मुख्तलिफ चीजें हैं, उनकी भी प्राइसेस जो है वो किसी भी फार्मर या किसान या किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो मार्केट जो रेट खोलती है उसी रेट पे वो बिकती हैं। इसी तरह मुर्गी भी उसी का एक हिस्सा है और मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। हम ये नहीं कर सकते कि हम खुद से अपनी मर्जी से अगर हम कहें कि जी हम 200 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे, मुमकिन नहीं है। जी। अच्छा सलमान मुनीर साहब, शॉर्टेज की क्या वजह होती है? शॉर्टेज की कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन तो बनती ही होगी ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि मुर्गी कम हो गई है तो फिर अब उसकी जब डिमांड बढ़ गई है, कम तादाद में अवेलेबल है, तो फिर उसे महंगा बेचा जाएगा। इसके पीछे और क्या ट्रिगरिंग इफेक्ट्स आपको लगते हैं? क्या पोल्ट्री फीड महंगा है? क्या हमारे पास उनके वैसे शेड्स और शेल्टर्स नहीं हैं? सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टेज पे लेना चाहूंगी। शॉर्टेज की क्या वजूहत है? जी, देखिए, शॉर्टेज की मेन वजह मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली पहले बताई है। फार्म जो है हमारे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 35% से ज्यादा फार्म बंद हो गए। मतलब ये कि ब्रॉयलर फार्मर्स ने मुर्गी डालना बंद कर दी है। उसकी वजह पिछले 2 सालों में जो बेतहाशा नुकसानात हुए हैं फार्मर को, तो वो फार्मर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने फार्म ही बंद कर दिए। तो मैं आपको एक अंदाजन बताता हूँ कि 2018 के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.2 बिलियन 1.2 अरब चूजा, इनके मुर्गी का जो चूजा होता है वो प्लेस हुआ था। फिर 2019 के अंदर ये 1.8 बिलियन हो गया, इनके बढ़ गया, 1.8 अरब हो गया। उसके बाद 2021 के अंदर करंट फिगर जो इस साल के शुरू में का फिगर है वो 0.6 बिलियन, मतलब आधे से भी कम हो गई थी प्रोडक्शन। उसकी वजह सिंपली यही थी कि फार्मर्स को नुकसान हुआ, उन्होंने फार्म बंद कर दिए। चूजे वालों को नुकसान हुआ, उन्होंने चूजा प्लेस करना बंद कर दिया, अंडा लगाना बंद कर दिया, और उसकी वजह से ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, और जो कि अब कुछ बढ़ना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है पिछले 2-3 महीने में जो है वो बेहतर हो गई थी कंपेयर टू जो इस साल के शुरू में 300 रुपए प्लस पे चली गई थी। जी। अच्छा सलमान मुनीर साहब, आपसे ये भी जानना हम चाहेंगे कि जब इस तरह की एडहॉक सिचुएशन पैदा हो जाती है तो आवाम के सर पर तो एक बम गिरा दिया जाता है कि जी मुर्गी 40 रुपए महंगी हो गई है। वो आवाम जो 1 या 2 रुपए मुर्गी महंगी नहीं अफोर्ड कर सकते, जब उन्हें ये पता लगता है कि 40 रुपए महंगी हो गई और जिंदा और जो कटी हुई मुर्गी है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क सामने आ जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप इसको समझें। अगर गरीब आवाम के मसाइल को उतर कर समझा जाए, और वो कहते हैं ना कि यू नीड टू बी इन वंस शू, तो तब आपको समझ में आती है कि वो किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं और क्या सूरत हाल है। मैं आपसे इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी सलमान साहब कि ऐसा क्यों होता है कि हम मामलात चीज़ें संभाल नहीं पाते और अचानक से एक सिचुएशन हमारे सर पर आ गिरती है और हम फिर हमारे पास सिवाय महंगाई
या अगर यूं कहा जाए, क्योंकि लोग ये क्लेम करते हैं, माहिरीन ये क्लेम करते हैं कि ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है कार्टेलाइजेशन की वजह से, या पूल क्रिएट किया जाता है ताकि आवाम का खून अच्छे से नचोड़ा जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई कंटिजेंसी प्लान हमारे पास नहीं होता कि महंगाई के बजाय कोई दूसरे तीसरे प्लान पहले से तैयार करके रखे जाए ताकि आवाम को इतनी बदहाली का जो है सामना ना करना पड़े? जी देखिए, इसमें हमने 2-3 सवाल किए। एक तो जो कार्टलाइजेशन की बात है या मुर्गी को रोक जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की बात है, ये तो टोटल मुमकिन ही नहीं है। देखिए, एक जिंदा चीज है मुर्गी। जब हम एक चूजा डालते हैं उससे मुर्गी तकरीबन 35 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद फार्मर को ये मुर्गी बेचनी पड़ती है, चाहे वो 100 रुपए की बिके चाहे 200 रुपए की बिके। फार्मर एक दिन से ज्यादा मुर्गी को होल्ड ही नहीं कर सकता। वो जिंदा चीज है, वो फीड खा रही है। अगर वो मुर्गी को रोकेगा, उसकी फीड की कंजम्पशन, उसको फीड तो खिलानी पड़ेगी उसको जिंदा रखने के लिए, तो उसकी जो नुकसान है उसमें और ज्यादा इजाफा होता चला जाएगा और वो उसको रोक नहीं सकता। तो ये चीज तय है कि एक दिन से ज्यादा मुर्गी को रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए चाहे मुर्गी 100 रुपए की बिके या 50 रुपए की बिके, 150 फार्मर को बेचनी है, चाहे जो भी रेट उसको मिले। दूसरी चीज जो है, जो आपने बात की कि मुर्गी, जो जिंदा मुर्गी और कटी हुई मुर्गी के रेटों में फर्क है, देखें इसमें गवर्नमेंट के भी इदारों का थोड़ा सा अमल दखल है जो कि एक्टिव होना चाहिए। फार्म से मुर्गी, अभी आपने बताया मुर्गी का रेट, जिंदा मुर्गी का रेट तकरीबन 240 रुपए है, जबकि फार्म की मुर्गी इस वक्त फार्म के गेट से मुर्गी तकरीबन 200 रुपए में बिक रही है। तो अब ये जो ऊपर बाकी का फार्म से निकलने के बाद दुकानदार तक पहुंचने तक का जो मार्जिन है, ये बीच में कौन कौन ले रहा है, मिडिल मैन ले रहा है, दुकानदार ले रहा है, इसका एक गवर्नमेंट के साथ हमारा तय है कि जी कितने रुपए कौन लेगा, मगर उस पर कोई चेक नहीं है। अब दुकानदार या मिडिलमैन ज्यादा चार्ज करके ज्यादा मुनाफा कमा लेता है जी। और इसी तरह जो कटी हुई मुर्गी है उसका भी एक रेट तय है, जो जिस रेशो के तहत उसको जिंदा मुर्गी और कटी हुई मुर्गी का रेट होना चाहिए, मगर दुकानदार उससे चार्ज ज्यादा कर लेता है। एक चीज मैं और बताता चलूं यहाँ पर कि मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का रेट चेंज होता रहता है। आप अपस्केल इलाकों में शहर के जाएंगे तो वहां पर शायद मुर्गी 240 से भी ज्यादा में बिक रही हो, तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जी। चेक इन बैलेंस नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि फार्म की मुर्गी 200 रुपए में मिल जाती है और दुकानदार उसे 340 रुपए में बेच रहे हैं। कैसे वो 140 रुपए इजाफी दे रहे हैं? साथ में अगर दुकानदारों की बात की जाए तो वो ये कह देते हैं कि जी मुर्गी पीछे से महंगी आ रही है। कुछ लोग माहिरीन जो कहते हैं जी कार्टेलाइजेशन और पूल क्रिएट हुआ है। किसी भी सूरत में चाहे पोल्ट्री एसोसिएशन के लोग हों, उनकी तरफ आवाम देखती है क्योंकि वो करता धरता है और उनकी तरफ तवक्कुआत जाहिर की जाती हैं कि शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे, और दूसरी तरफ दुकानदार हैं। दोनों सूरत हाल में सलमान मुनीर साहब, कमजोर आवाम को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ, आप हमारे साथ हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। और सिटी एट 10 के नाजरीन को बताएं कि यहाँ वक्त ब्रेक का दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और बगैर किसी तवक्कुफ के हम बात करेंगे वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? उज़्बेकिस्तान में हो रही है और कराची से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एथलीट उसमें शिरकत कर रहे हैं। कराची वालों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं उनसे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर। बहुत हैवी वेट चैम्पियन भी हैं, साथ में अपनी ग़िज़ा का कैसे ख्याल रखते हैं, कितने इंथुजियास्टिक हैं और उनका मोराल कितना हाई है, ये सब कुछ हम उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम रमीस इब्राहिम खान एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये बताइएगा कि मोराल, वो कहते हैं ना अक्सर जब फौज की बात होती है तो हम पूछते हैं जवानों का मोराल कैसा है, तो मोराल कैसा है भाई आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, मोराल बहुत हाई है और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत अच्छी कंडीशन पे हूँ। इंशाल्लाह जीत कर आना है।
अच्छा, ये बताइएगा कि कितने सारे एथलीट्स वहाँ पे शरीक हो रहे हैं? 300 एथलीट्स शरीक हो रहे हैं, तो कंपटीशन तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में जब अपने से थोड़े बेहतर एथलीट्स जब आसपास आप देखते होंगे एक्सरसाइज के दौरान या काम के दौरान, तो उस वक्त कितना ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते वक्त? साथ में ये भी बताइएगा कि 15 टीमें शरीक हो रही हैं, तो फिर कराची वाले एक्सपेक्टेशंस रखें आपसे कि हम टॉप 3 में होंगे? जी बिल्कुल, 300 प्लेयर्स हैं यहाँ पर और बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत मतलब हर कंट्री ने अपना 100% दिया हुआ है। लेकिन ये कि मैं जब भी तैयारी करके आता हूँ तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की दुआ मेरे साथ होती है, मेरी फैमिली सपोर्ट होती है, फिर मेरे कोचेस की सपोर्ट होती है जो मेरे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद ये कि मेरी प्रैक्टिस और मेरी ट्रेनिंग जो है इसके लिए वो पिछले 5 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ गोल्ड मेडल लाने की, वर्ल्ड चैंपियन बनने की। कंटिन्यूसली मेरी परफॉर्मेंस बैक टू बैक अच्छी होती जा रही है। जैसे मैं 9th हुआ, 7th हुआ, 4th हुआ और फिर लास्ट टाइम जो है वीजा नहीं लगा, फिर कोविड आ गया, लेकिन फिर मैंने अपनी तैयारी को छोड़ा नहीं और मैं कंटिन्यू करता गया और इस वक्त मैं अपनी तारीख की बेस्ट कंडीशन में हूँ, पीक कंडीशन में हूँ। जो कंडीशन में यहाँ लेकर आया हूँ मैं ऐसा हो नहीं सकता था कभी जो मैं इस कंडीशन में आया हूँ। मतलब ये मेरा बेस्ट दे रहा हूँ मैं 100%। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सबको हरा दूँ इंशाल्लाह, चाहे अब कोई कहीं से कैसा भी आ जाए। मैंने गोल्ड मेडल लाना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनानी है। पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ है क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिएट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल शाम तक रिजल्ट्स आ जाएंगे 4-5 बजे तक और आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं क्रिएट कर चुका हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके लिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और इस स्टेज पे मैं इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं आपके साथ और बहुत सारी तवक्कुआत भी हैं आपके साथ। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपने ये तो बता दिया कि मोराल बहुत हाई है, बहुत कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस ही है जो इंसान को यहाँ तक लेकर आता है और इससे आगे भी लेकर जाता है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यकीनन आप बहुत मुख्तलिफ फील कर रहे होते हैं। आपकी जीत का आगाज तभी होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो रमीज ये बताइएगा, देखने वालों को अक्सर जो हमारे नौजवान तबका है खुसूसन बॉयज, उनको बहुत ही ज़्यादा शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का भी और उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं ये क्या खाते हैं, इतने सेहतमंद होते हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो जिस्मानी ताकत के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या ग़िज़ाएँ खाते हैं, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं एक आम आदमी के मुकाबले में? सबसे पहले तो ये एक सबसे एक्सपेंसिव, दुनिया का महंगा तरीन और मुश्किल तरीन गेम है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपकी जिस्मानी, दिमागी और माली मेहनत, मतलब हर चीज की आपकी जो है वो लग रही होती है ना, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो होता ये है कि हमारी जो है अगर हम सीजन पे होते हैं और जब हमारे कंपटीशन में 2 मंथ्स रह जाते हैं तो हम जो है एंड में क्या करते हैं, दिन में 2 दफा ट्रेनिंग करते हैं, सुबह में 2 घंटा, रात में 2 घंटा, शाम में वॉक करते हैं 1 घंटा कार्डियो के तौर पे। फिर उसके बाद हम बॉडी को टैन करते हैं, धूप में लेटते हैं, अपना रंग काला करते हैं। मतलब वो काला नहीं होता, वो टैन हो रही होती है हमारी बॉडी, उससे हमें वाइटामिन्स मिल रहे होते हैं। और उसके बाद हमारी जो पूरी डाइट होती है वो बॉयल होती है। हम मिर्च मसाले नहीं खाते। मैंने रोटी खाई है, कुछ 12 साल हो गए मुझे, मैंने रोटी नहीं खाई। मैं रोटी, सालन और ये फास्ट फूड, जंक फूड, हम इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, ना हम कोई कीटो करते हैं। हमें जो है एक हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स और गुड फैट्स के ऊपर डाइट ले जाते हुए एंड में हमें बिल्कुल प्रोटीन पे आ जाना होता है। तो जब हम बिल्कुल प्रोटीन पे होते हैं तो हमारी बॉयल फिश होती है, बॉयल चिकन होती है, एग वाइट्स होते हैं, ब्लैक कॉफी होती है, इस पर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। इसमें होता ये है कि हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा हो रही होती है, एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन हो रहा होता है। जाहिर है आपकी बॉडी में फैट का खत्म हो रहा है। अब मेरी बॉडी में इस वक्त 4% फैट है और जिस दिन मैं कल पार्टिसिपेट करूंगा तो वो बिल्कुल 2% रह जाएगा। सच्चा मतलब ये ऐसी चीज होती है कि ये हर किसी के लिए जो है ये 100 में से 10 लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉयज के लिए मैं ये कहूंगा कि वो बिल्कुल ऐसा ही है, 100 में से 10 लोग कर सकते हैं। और आपकी बातें सुन के तो ये लग रहा है कि ये कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपकी डाइट सुनकर तो मैं परेशान ही हो गई कि आप ऐसे चीजें किस तरह खा लेते होंगे। और जाते जाते आपसे हम ये भी एक तो आपको ढेरों दुआएं देंगे कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबी से नवाजे,
कराची के शहरी, खुसूसन क्योंकि आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सादा आपके लिए दुआगो हैं कि आपको कामयाबी मिले। आपने कहा कि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आखिर में जाते जाते बस ये बता दीजिएगा, जितने हैंडसम आप हैं और जितने दिख रहे हैं, तो अपने ख़वातीन फैंस को कैसे संभालते हैं? जी, मैं अपने तमाम फैंस को, चाहे वो बॉयज हों, गर्ल्स हों, जो भी हों, तो उनको मैं अच्छी तरह वेलकम करता हूँ। कभी भी मेरा ये नहीं होता कि मैं उनको कोई एटीट्यूड शो करूँ या उनको मुझसे कुछ क्वेरी होती है, कुछ पूछना होता है, तो मैं बिल्कुल उनको बताता हूँ और अपने फैंस का दिल खुश करके रखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एम मैरिड, तो मतलब मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो खुद ट्रेनर है जिम में, तो वो ये सारी चीजें जानती है। हाँ, तो मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं ये सब इसलिए कर जाता हूँ, ये इतनी मेहनत और इतनी डाइट, क्योंकि जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अनाउंसमेंट हो रही है, मैं गोल्ड मेडल जीत गया और पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा है और मैं रोने लगता हूँ, चाहे मैं कहीं भी बैठा हूँ या मैं लेटा हूँ या मैं सो रहा हूँ। ये मेरी फीलिंग है। ग्रेट, आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। मैं भी इसी फिनोमेना पे यकीन रखती हूँ, और रमीज इब्राहिम ने भी फौरन ही डर के ये बता दिया कि भाभी भी देख रही हैं ये शो, तो भाई फैंस तो फैंस हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो उनको गाइड भी करते हैं, सिखाते भी हैं और बताते भी हैं। रमीज इब्राहिम खान, आपके लिए ढेरों 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 दुआएं और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप जीत कर आएँ, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करें और दूसरों की सरजमीन पर अपना झंडा गाड़ना वाकई एक बहुत ही मेहनत तलब काम है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की खुशबू, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। आज टीचर्स का डे है, 5 अक्टूबर, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज टीचर्स डे है और मैं आज उस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम असातिज़ा को हैप्पी टीचर्स डे विश करूंगी। वो तमाम लोग जिनसे मैंने पढ़ा, जिनसे मैं नहीं पढ़ पाई। लाजमी नहीं है कि क्लासरूम में आप बैठ के टीचर से पढ़ें, बहुत सारे आपके मेंटोर ज़िंदगी में चलते फिरते भी मिलते हैं और बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ज़िंदगी जीने का गुर सिखा जाते हैं। तो आज हम पूरी दुनिया में मौजूद हर उस्ताद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि आपके वजूद से हम हैं और आप लोगों की मेहनतों और कोशिशों और काविशों की वजह से हमने अपनी मंजिलों के तयन किए हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। जगह जगह रास्ते में आपको उस्ताद मिलते हैं और उस्ताद न हो, जैसे कहते हैं ना कि किताबें तो मौजूद हैं, किताबों का क्या कीजिए अगर उस्ताद ना हो। इसी तरह आज टीचर्स डे पर न सिर्फ गूगल ने डूडल बना दिया है, बल्कि आपको ये बताएं कि हमारे साथ एक वर्ल्ड बेस्ट टीचर भी मौजूद हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने उन्हें मोस्ट डेडिकेटेड टीचर ऑफ द वर्ल्ड 2019 का अवार्ड भी दिया है। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि उन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साया साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? कैसा महसूस करते हैं आप जब आप ये सुनते हैं, ये आवाज़ आपके कानों से टकराती है कि बेहतरीन उस्ताद का एजाज़ आपको दिया गया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और अपनी कंट्री को पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करने का मुझे एजाज़ मिला। ऑब्वियसली बहुत प्राउड फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब इस बारे में सोचता हूँ खुद अंदर से बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट लगता है। ऐसा लगता है कि मुल्क को कुछ देने का मौका मिला है। अहमद साहिब साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मेरे इल्म में है कि आप ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, साथ में आप अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो एक आम कॉन्सेप्ट आवाम में यही पाया जाता है कि अकाउंट्स और मैथ्स बहुत ही मुश्किल है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप कितना यकीन रखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने एक डिफ़िकल्ट फील्ड को चूज़ किया, या न्यूमेरिक्स को स्टूडेंट्स के जहन के अंदर डालना, उसे एब्जॉर्ब करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक लेकर जाना कितना डिफिकल्ट लगता है आपको? देखिए, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। एंड इसी तरह हर सब्जेक्ट किसी के लिए आसान और किसी के लिए मुश्किल होता है। इट्स द इनेट एबिलिटी जो हर किसी के अंदर डिफरेंट होती है।
कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पोइट्री में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा लिटरेचर में बहुत अच्छा है। तो जो बच्चा जिस चीज में अच्छा होता है उसको वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आसान लगता है, और वो बच्चा जिसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो उसको एंजॉय नहीं करता, इसलिए वो उसको डिफिकल्ट लगता है। अहमद साहिर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट सिनारियोज भी हैं, तो अभी कोविड के सिनारियो की हम बात कर लेते हैं। कितना मुश्किल था ये कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिजिकली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट नहीं है, कॉलेजेस में प्रेजेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिश्ता है और फिर उन ऑनलाइन क्लासेस में कितना आपको लगता है कितना बड़ा गैप है ये जो फिल होना बाकी है? देखें, बहुत मुश्किल है इस चीज को, इस चीज का अंदाजा इस चीज से बात से लगाया जाता है कि हम टीचर्स जो हैं वो क्लासरूम में जब बच्चा मौजूद होता है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होती है, पढ़ाने में मजा आता है, आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज से बच्चे की पता चल जाता है कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन में ये मौके नहीं मिलते, हमें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें बच्चे को किस लेवल तक समझ में आया है। पढ़ाने का मजा क्लासरूम में है, ऑनलाइन पढ़ाना कोर्स कवरेज तो हो जाती है, लेकिन देखें टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्स कवरेज करना नहीं होती, तालीम के साथ तरबियत देना भी टीचर की जिम्मेदारी का हिस्सा है। जो कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल एथिकल वैल्यूज बच्चे में इंस्टिल ड्यूरिंग द क्लासरूम फिजिकली करा जा सकता है, वो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा ऑन कैंपस होता है तो उसका एक रूटीन बिल्ड हुआ होता है, वो यूनिफॉर्म में होता है, वो तैयार होकर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल आता है, तो उसकी अपीयरेंस, उसका फिजिक, उसकी आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स अगर फिजिकली यूनिवर्सिटी और कैंपस में मौजूद होंगे तो उनकी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग और बाकी चीज़ों के ऊपर बेहतर तरीके से असातिज़ा काम कर सकते हैं। अहमद साहिर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि टीचर्स के एंड पर क्या जिम्मेदारी बनती है? कराची से आपका ताल्लुक है, तो कराची के स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे कि क्या आपको लगता है आने वाले जो आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैकिंटॉश हो गए हैं अपनी एलईडी और स्क्रीन्स को लेके, एवरीथिंग इज ऑन योर पाम टॉप, तो इन दिस सिचुएशन हाउ यू टीचर्स आर डीलिंग दीज टाइप ऑफ न्यू स्टूडेंट्स जो कि जॉनरा और जनरेशन ही बदल गई है? देखिए, कोविड प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन चेंजिंग दिस परसेप्शन। वी टीचर्स यूज्ड टू बिलीव इन चॉक एंड टॉक। हम बोर्ड पे पढ़ाते थे और हम उसको बहुत ज्यादा हम समझते थे यही एक वे आउट है, but COVID happened and eventually we had to shift to online. So all those gadgets that were being used by the students, palm tops हो गए, mobile devices हो गई, बच्चा उस पर बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। Students were more tech savvy than the teachers, but teachers overnight built that acumen in them, और वो सब अपने आप को tech savvy करने में इतने मसरूफ हुए कि उन्होंने overnight chalk and talk को replace किया hybrid models पे। 50% क्लास ऑन कैंपस है, 50% क्लास घर पे है, ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 100% क्लास घर पर है, ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 100% क्लास ऑन कैंपस है, ऐसे भी पढ़ाया जा रहा है। सो इवेंचुअली टीचर्स रीवैम्प्ड देमसेल्फ। उन्होंने अपनी टीचिंग आइडियोलॉजीज में रिवर्स प्रोसेस इंजीनियरिंग करी और उन्होंने एंड प्रोडक्ट जो डिलीवर करना है उसको इस तरीके से मैनेज किया। आप हमारे साथ थे और आप बात कर रहे थे वालिदैन के बाद अगर बात की जाए असातिज़ा की तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल असातिज़ा का आता है। आज कौम के मेहमारों का आलमी दिन है और हम इस प्लेटफॉर्म से हर उस्ताद को खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे और स्टूडेंट्स के एंड पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। आज का तालिब इल्म, आज के तालिबात बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर 10 साल पहले या एक जनरेशन पहले देख लिया जाए, आप पहले ज़माने में तो ये होता था कि उस्तादों की जूतियाँ सीधी करते करते ही जो है बहुत कुछ सीख जाते थे, चाहे वो आजिज़ी और इंकिसारी हो या फिर वो फ़न जिसके लिए आप उस्ताद के पास जाते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से यही कहूँगी कि भाई अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, उनसे सीखें। आपके स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम पीरियड है ये दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला, तो इसको अच्छे से अचीव करें और जाते जाते वो उस्ताद जिसे हम नहीं भुला सकते और वो है हमारी माँ। आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ की गोद पहली, मैं कहती हूँ कि दर्सगाह होती है जहाँ आप माँ की गोद की गर्मी और हिद्दत से वो सब कुछ सीखते हैं जो दुनिया के तमाम उस्तादों पर भारी और हावी है। और खुर्शीद जहाँ ताप की ज़ौ तेरे शरर में, आज़ाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस शो और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। सिटी एट 10 से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।